बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे में दीगर खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है और यह मुआहदा दो तरफा ताउन से आगे बढ़ेगा। जबकि उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में कोई खुफिया चीज़ नहीं है और यह मुआहदा बायमी एतमाद और मुश्तरका सलामती का अक्कास है। जबकि दूसरी जानिब FBI ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया है। नहीं, ये हम खबर पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी ये अच्छू करके जी जो है, ये एक बंदे, एक था मेरा ख्याल से असलम अच्छू या ऐसे करके, उसको मार दिया था काफी अर्सा पहले। जी और फिर लेकिन वो ये जो मजीद ब्रिगेड करके एक तंजीम फिर उसने कायम कर ली, और ये उसका मेन आर्किटेक्ट था, ये जो जिसको मारा है। जी और ये जो है, ये अफगानिस्तान से उनकी सॉइल पे ये मौजूद था। और मैं आपको एक बात देखें, जो हमारी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, और जाहिर है कि इसमें हमारे आम लोग, पूरा मुल्क है। मुझे इस कदर दुख है इस बात का ज़ाती तौर पे कि अफगानिस्तान की सॉइल जी इस किस्म के लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं कोई सख्त बात नहीं इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अफगानिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और वो अम, वो जो भी वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, बहुत हमारे दिलों के करीब है। लेकिन जो भी उनकी सरजमीन पे हो रहा है इस वक्त, वो उनको कुचल देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। सही। और ये दहशत गर्दी, वो मैं आप यकीन करें कि अगर वो ये 2021 के बाद इस सारे क्राइसिस से वो निकल आते, और पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा आगे, मतलब देखें ना, हम तो बहुत बहुत पूरी कोशिश, पाकिस्तान उनको तो हम बनाते हमारे लोग जाके वहां पे, वो हमें हमारे साथ हैं, हम उनके साथ जाते बनाते सारा कुछ। वो इस वक्त एक आपको नया अफगानिस्तान नजर आ रहा होता, और इतनी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुलती पूरी दुनिया में। लेकिन यह है कि बदकिस्मती से मुझे नहीं पता कि वहां पर ये ग्रुप्स किस तरह उन्होंने अलाउ किया है और कैसे किया है और कौन उनको स्पॉन्सर करता है। मैं बहुत सी बातें जानता भी हूँ, जाहिर है मैं इसको एक सवाल के तौर पे रख रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि बहुत दुख है इस बात का सही। कि उन्होंने एक इस तरह के लोगों के लिए गलत रास्ता चुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी सरजमीन पे मौजूद जितने भी इस किस्म के ग्रुप्स हैं, और उनको जाहिर है कि तालिबान एक एक बंदा वहां पे पहचानते हैं कौन है, कैसे उनकी तालिबान की क़यादत जो है। तो वो जो है, वो एक एक बंदा जो है, वो देखें अपनी उनकी पुलिस कैसे बनेगी अगर हर बंदा, फौज कैसे बनेगी, उनकी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे आगे, अदारे कैसे बनेंगे अगर उनके यहाँ इस तरह से नाती रहेगी कि एक ग्रुप इधर काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप किधर कर रहा है, वो कह रहे हैं हमें उसका नहीं पता, हमें उसका नहीं पता। तो बात यह है, हमारी पाकिस्तान की सरजमीन पे ऐसा माजी में होता रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दुनिया में, पूरी दुनिया में, अगर पिछली अ, एक या दो दिहाइयां या शायद हिस्टोरिकली दहशत गर्दी के खिलाफ, ये तो अभी जो हो रहा है ना, इसको तो आप एक तरफ रखें, मैं इससे सही। पहले की बात भी कर रहा जी हूं। दहशत गर्दी के खिलाफ अगर किसी ने जंग जीती है, ये नहीं कि जंग लड़ी, जंग जीती है दहशत गर्दी के खिलाफ। जी यानी मैं उस जंग की बात नहीं कर रहा जो इंडिया से हुई है, या उसको छोड़ दें आप, दहशत गर्दी के खिलाफ, तो सही। वो पाकिस्तान को रिकग्नाइज दुनिया ने किया है कि अगर कोई मुल्क अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी को खत्म कर सकता है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने किया है। जी अब यह है कि यहाँ जीरो टॉलरेंस, ये जाफर एक्सप्रेस या कभी मजदूर देखें, बेशुमार मैं आपको बताऊं, हम तो नहीं इस तरह, मैं तो कम से जाती तौर पे कभी भी इसको बलोच या पख्तून या नहीं, हम सब एक हैं, गुलदस्ते की तरह हैं पाकिस्तान। सारे पंजाब से लोग हों जो भी हैं, सारे सिंध से हों, जो इशू ही सारा ये है। और एक दूसरे के पता भी नहीं चलता, उधर से बस में बैठते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, उधर से मजदूरी करते हैं, किसी की फैमिली कहीं है, किसी ने कहीं रिश्ता किया हुआ है पूरे मुल्क में।
तो मैं तो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और मैं, आप यकीन करें कि उसमें इतनी हमारी इतनी इतना कल्चरल और हिस्टोरिकल, तारीखी तौर पे हम इतना अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान की, यानी ये तारीख में ये नहीं कह रहा कि 47 के बाद से, इससे पुरानी तारीख में आप चले जाएं जी। तो इतना कुछ कॉमन है। सड़कों के नाम, लोगों के नाम, मतलब खानदानों के, कबीलों के। मुझे जाती तौर पे इस कदर दुख है इस बात का कि वो उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही है। और मैं देखें, बहुत से दोस्त वहाँ पे हैं, अहबाब हैं, सीनियर्स हैं, वो जाहिर है कि उनको बाय नेम भी जानता हूं। तो मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ कि खुदा रहा इस मौके से फायदा उठाएं, अपने मुल्क के अंदर खत्म कर दें खुद सारे ही लोगों को। ठीक है, जितने लोग हैं उनको पकड़ के आप बस कहें कि जो आपने जो है फारिग करें और अपनी सॉइल को। और उसके बाद आप देखें कि आप किस तरह से दुनिया में आगे जाते हैं और पाकिस्तान आगे आपको लेके जाएगा। जी। ये मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे, और मुझे इतना दुख है कि ये मजीद ब्रिगेड फलां किन चक्रों में लग गए हैं। कभी कोई और उधर से वो इंडिया कह रहे हैं कि उनकी जनाब, मुझे नहीं, मैं इंडिया को भी मैं एक एंटिटी के तौर पे नहीं, बड़े जबरदस्त वहाँ पे लोग हैं इंडिया के। उनकी ये जो आरएसएस टाइप एक मेंटेलिटी है कि जी वो हम दहशत गर्दों को तो पैसा देंगे तो ये हमारे स्ट्रेटेजिक अलाई बन जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ख्याल है कि इसको अफगानिस्तान के लोगों को, उनकी क़यादत को फिर इस बात पे सोचना चाहिए कि उनकी सॉइल जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सही। और ये है कि आगे पूरा रीजन, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, रीसेट हो रहा है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, लेकिन पहले, सबसे पहले तो कल की गुफ्तगू जहाँ ख़त्म हुई थी वहां से हम शुरू करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, घमसान का रन पड़ने जा रहा है। अब आप देखें, जी। मैं एक बात आज से काफी सालों से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो खित्ते के और दुनिया के हालात और वाकयात तय करेंगे। और ऐसे ही हो रहा है अब। आप जहां पर भी देखें तो इस वक्त रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। ऐसे ही हो रहा है ना, जी। पाकिस्तान के बिल्कुल। सारा जो मकामी इश्यूज हैं वो इरेलीवेंट हो गए हैं, और वो इंशाल्लाह ठीक होंगे, वो भी सारे ठीक होंगे इंशाल्लाह। रियासत आगे जाएगी इसमें से निकल के, मुल्क आगे निकलेगा इसमें से। वो जो भी आपने बात की ना कि एफबीआर वाले वो कर रहे हैं कि जी। जी पैसे तो इतने कम कमाते थे तो खर्चे इतने कैसे करते थे, तो जाहिर तो करते थे कि ये दाल रोटी खा रहे हैं पब्लिक के सामने। ठीक है ना, और जी। अंदर ही अंदर जो है वो अरबों खरबों रुपए के ट्रैवलिंग होती थी और होटल्स में ठहरते थे और अखराजात करते थे। तो ये कैसे होता था सारा, ये बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त काम शुरू किया। और इंशाल्लाह ये माशी दहशतगर्दी के ऊपर हाथ डाला है पाकिस्तान ने, और बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, मैं कल जो गुफ्तगू खत्म हुई थी ना वहां से तरह शुरू करता हूँ। जी। पहली बात तो ये शुरू करता हूँ इससे कि जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और प्रीमियर शी जिनपिंग की, सही। उस गुफ्तगू की जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ट्रम्प और शी शी जिनपिंग। जिनपिंग की, अच्छा दोनों की 2019 में हुई थी मुलाकात, आखिरी सही। दफा दिन में रखी 2000, जब से 2000। प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस आए हैं उनकी, पुतिन से तो मुलाकात हो गई अलास्का में, जी। लेकिन शी जिनपिंग से नहीं हुई। पहले ये इतलात आ रही थी कि शायद वो जो ग्रैंड परेड होनी है इस महीने के शुरू में, शायद उसमें वो जाएंगे, उनको इनवाइट किया जाएगा, शायद किया भी गया था या नहीं किया गया था, जो भी मामला था। फिर मार्को रूबियो उधर से और उधर से उनके जो वांग यी हैं उनके दरमियान, और फिर जो डिफेंस साइड है दोनों की, वो भी आपस में बातचीत करते रहे। लेकिन ये है कि इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई, मुस्बत हुई, दोनों तरफ से कहा गया। लेकिन जो टिकटॉक डील है ना, जी। उसके ऊपर चाइना पीछे नहीं जाएगा। सही। ठीक है, उसमें चाइना जो है उसकी देखें, चाइना जो है वो, ये टिकटॉक जो है ना, जी। ये उनका आप समझें कि ये कोई 2 बिलियन, 2 से भी ज्यादा, 2 बिलियन भी नहीं, उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि ये डाउनलोड हो चुकी है एप्लीकेशन। सही। और ये हर एक को पता है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, हमारे यहाँ तो टिकटॉक, क्या मैं बात करूं। अब इशू ये है कि ये जो है ये 2016 में चाइना में आई थी, और चाइना में ये 2016 में आई, और फिर उसके बाद ये डिवाइन करके इसको वहाँ पे लफ्ज़ दुआ करके एक डिफरेंट वर्ड इसके लिए यूज होता है वहाँ पे। सही। और ये जो है ये 2-2.5 बिलियन इसकी डाउनलोड हो चुकी है इस एक वक्त में। तो ये बात भी कि जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब से ज्यादा लोगों ने इसको टिकटॉक पे, टिकटॉक की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया।
और ये जो उनकी बाइडांस है, उनका ये बड़ा एक बड़ी एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त बहुत सारी एप्लीकेशन चाइना की, बहुत टेक में तो चाइना बहुत आगे जा चुका है। अब ये जो इसके ऊपर जो बात हो रही है, तो वो चाइना जो है वो उसको मतलब अमेरिका इतनी बड़ी कोई कोई मार्केट नहीं है कि जी चाइना की अपने अपने अंदर ही उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना की, कि उनके अपने पूरी दुनिया में वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है वो अमेरिका में। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि कह चुके हैं कि मैं टिकटॉक की वजह से जो है वो इलेक्शन जीता हूँ, तो ये भी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है। तो जी वो, और मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, और फिर जब उन्होंने पाबंदी लगाई थी टिकटॉक पे कुछ देर के लिए, तो उसके वो थोड़ा सा उनको ये भी था कि मतलब ब्लैकआउट हो गया, वो टिकटॉक को पसंद करते हैं वो। अच्छा, लेकिन ये है कि जो बात वो ये हुई है कि लाइसेंस तो चाइना दे देगा, जी लाइसेंस तो दे देगा कि भाई ठीक है आप लाइसेंस, और सीईओ भी अपॉइंट कर देगा वहां पर, अमेरिकन सीईओ भी अपॉइंट कर देंगे वो चाइनीज जो हैं, और वो जो है वो बाकी ये है कि जो भी चीजें हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम्स हैं वो चाइना नहीं देगा, उसकी जो जी टेक जो डिटेल्स हैं वो चाइना नहीं देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। जी और उस इसमें जो एल्गोरिदम्स को देने की जो बात हो रही है ना, इस पे चाइना नहीं जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता दूं कि चाइना इसमें नहीं जाएगा। सही चाइना से ट्रेड, और जो कल बात भी हुई है उसमें जाहिर है कि टिकटॉक की डील्स के अलावा भी बातें हुई हैं, सही और चाइना इसको बाकी मामलात के साथ डील कर रहा है ना, बाकी मामलात के साथ भी, कि भाई आप एक इसमें टिकटॉक पे तो नहीं गुफ्तगू हुई ना, बाकी और भी इश्यूज हैं बहुत सारे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जो इस टेलीफोन टॉक से एक और चीज निकली, वो ये निकली कि उन्होंने इस फोन कॉल से पहले ताइवान के 400 मिलियन डॉलर्स की जो एड थी वो बंद कर दी। सही यानी ताइवान जो है वो उसको तो थ्रो अंडर द बस, जी बस के नीचे फेंक के ताइवान को, क्योंकि शी जिनपिंग से बात करने के लिए उन्होंने ताइवान की एड बंद कर दी पहले ही। जी यानी आप जरा देखें ना, ताइवान जो है वो सोच रहा है कि भाई एक मिनट ये क्या हो गया, हम कहाँ हैं इधर, हमारी टीएमसी हमारी कंपनियां, मतलब हम तो बिल्कुल ही फार्म को, शी जिनपिंग से बात करनी है तो उससे पहले पहले ताइवान को तो मुकाओ ना, जी ताकि शी जिनपिंग ताइवान डिस्कस ही ना हो, तो पहले बता दो कि ताइवान को भाई हमने फेंक दिया उठा के साइड पे। ये बड़ी एक मेरे ख्याल से बड़ी बात हुई है जो ताइवान के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मैसेज दे दिया है। फिर ये जनाब डिसाइड हो गया, ठीक है बात आगे चलेगी, दोनों में पॉजिटिव बात हुई है। और एपेक का जो हो रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का जो इजलास हो रहा है जी अगले महीने के आखिर में और नवंबर के, उसमें ये मिलेंगे दोनों साउथ कोरिया में। सही बाकी लोग भी वहां पे होंगे। मैंने पहले बताया था कि एपेक का फोरम जो है ये स्ट्रेटेजिकली जो है ना, शायद सबसे ज्यादा आपको मजबूत इसलिए नजर आता है कि इसमें उधर से अमेरिका भी है, इसका हिस्सा है, यानी ये पैसिफिक एशिया पैसिफिक है। जी तो इधर यानी इधर से आपको अमेरिका, और इधर से आपको रशिया चाइना, ठीक है ना, तो ये इसमें साउथ कोरिया, ये इतना एक पावरफुल शहर, तो लगता है पूरी ग्लोबल पावर्स आपको उधर ही नजर आ रही हैं इस वक्त। यानी पूरी याल्टा ही आपको शायद वहां नजर आ रही है, जो ये एपेक का इजलास है। तो एपेक के इजलास में वो साउथ कोरिया में जाएंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में मैं चाइना जाऊंगा। सही प्रेसिडेंट ट्रम्प को जाहिर है इनवाइट किया, और फिर शी जिनपिंग जो है वो किसी मुनासिब वक्त पे वो अमेरिका का दौरा करेंगे। तो एक बात अच्छी गई, लेकिन इसमें मैंने दोबारा बात मैं दोहरा रहा हूं कि चाइना जो है वो एक इशू पे नहीं जा रहा, चाइना बाकी मामलात को भी साथ डिस्कस कर रहा है। मिसाल के तौर पे चाइना ने और इश्यूज को भी डिस्कस किया है उन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बल्कि एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की, कल ओवल ऑफिस में जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने शी जिनपिंग से यूक्रेन भी डिस्कस किया है, सही मैंने शी जिनपिंग से यूक्रेन यूक्रेन भी भी डिस्कस डिस्कस किया है। जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो ये चाइना जो है वो देखते हैं कि आगे ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मैं भी गजा और बाकी मामला बहुत तेजी के साथ ही मशरिक वस्ता और उसके हालात हो रहे हैं डिस्कस। लेकिन मैं आपको एक इसमें एडिशनल बात आपको बताऊं कि अमेरिका जो है वो एक मुल्क है एस्टोनिया, बड़ा प्यारा मुल्क है सही एस्टोनिया। और एस्टोनिया जो है ये बाल्टिक रियासतों में से एक है, सही ठीक है ना, लेटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। स्टोन और ये जो एस्टोनिया है ये नॉर्थ ईस्ट यूरोप में है,
सही। बाल्टिक रियासतों में तो अगर आप इसको मैप पे देखें तो फिनलैंड एक तरफ है, स्वीडन एक तरफ है, रशिया भी है, और उसके साथ तो ये तीन मुल्क जो हैं ये बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, उनमें से एक जो सबसे ऊपर नॉर्थ में आपको एस्टोनिया नजर आता है मैप पे अगर देखें तो। जी। अब ये एस्टोनिया जो है, अच्छा ये तीनों जो मुल्क है ना, एस्टोनिया और लेटविया और लिथुएनिया, अच्छा इनमें से या तो रशिया के साथ सरहदें मिल रही हैं या मिल रही हैं बेलारूस के साथ। जी। ठीक है। अच्छा ये जो तीनों मुल्क हैं ये, अब इस बात को ध्यान में रखें कि ये तीनों मुल्क जो हैं ये 1940 में ये शामिल हो गए थे सोवियत यूनियन के अंदर, यूएसएसआर का हिस्सा बन गए थे, सोवियत यूनियन का। सही। और फिर ये तीनों मुल्क जो हैं ये आज़ाद हो गए थे, जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई। ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे बिल्कुल उसी तरह से जैसे यूक्रेन हिस्सा था। सही। अच्छा अब ये मुल्क तो बन गए, ये ईस्टर्न फ्लैंक है। ठीक है ना, ये सही। नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है क्योंकि इन मुल्कों ने नेटो ज्वाइन कर लिया। सही। एस्टोनिया जो है वो 2004 में नेटो का हिस्सा बन गया। ये वो अरसा है जब प्यूटिन वॉर्न कर रहे थे बार बार, और अमेरिका अपने उस पूरे जो एक कमिटमेंट थी कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो की, उसके खिलाफ अमेरिकन जा रहे थे। और यहाँ पर ये हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन ये कह रहे थे कि आप इसको एक्सपेंड ना करें, लेकिन फिर ये कि जब जॉर्जिया में हुआ तो फिर वो जाहिर है कि लड़ाई हुई, फिर यूक्रेन में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, तो वो रुक गया सारा सिलसिला। लेकिन एस्टोनिया जो है वो नेटो का हिस्सा बन गया। अब पिछले 24 घंटों में एक, इससे पहले तो पोलैंड के हवाले से हुआ, लेकिन अब एस्टोनिया में ये हुआ कि वो उनके, एस्टोनिया ने कहा कि जी हमारी जो एयर स्पेस है उसको रशियन जो उनके मिग तैयारे हैं उन्होंने वायलेशन की है, सही। और वायलेशन करके वो हमारी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं रशियन प्लेन्स जो उनके मिग मिग 35 जेट्स हैं। सही। तो आर्टिकल 4 को हम चाहते हैं कि नेटो के रिवोक करें। आर्टिकल 4 जो है वो 5 नहीं है। सही। एक तो आर्टिकल 5 है ना कि जी। एक जी। मुल्क पे हमला बाकी सारे नहीं। मुल्कों पे तस्वुर जी। होगा, जो कि अमेरिका ने इन्वोक किया था 9/11 के बाद। जी। लेकिन जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि हम डिस्कस करेंगे, सारी पार्टीज डिस्कस करेंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक एक माइल्डर सा एक उससे, यानी 4, आर्टिकल 4 को 5 से नहीं मिलाना चाहिए। सही। अब उन्होंने, जनाब एस्टोनिया ने कहा कि जी चूंकि हमारी एयर स्पेस वायलेट हुई है, रशिया ने कहा कि आपकी एयर स्पेस बिल्कुल वायलेट नहीं हुई, हम ये जो गल्फ है ये आपकी एयर स्पेस नहीं है। लेकिन वो पहले पोलैंड में भी वो था, जहाज वहाज बिल्कुल तैयार हो गए थे। अब एस्टोनिया के अंदर भी नेटो अलर्ट हो गई सारी। तो अब ये हुआ कि जी कैसे करें क्योंकि ये तो नेटो का हिस्सा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प से जब ये सवाल हुआ एस्टोनिया का, मैंने कहा मैं सीरियस, अच्छा ऐसे हो रहा है, देखते हैं इसको सारा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जी। यूरोप को असला नहीं देने जा रहे, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देने जा सही। रहे। ये मैं आपको बताऊं, और ये एक इतनी बड़ी एक आप समझें कि ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको यूरोप के लोग समझें, दुनिया समझे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका नहीं नहीं करना। करने जा रहा फ्यूचर में। सही। और आज अगर एक अटलांटिक का बड़ा जबरदस्त एक आर्टिकल है, 13th, मैं उसे कोट कर रहा हूँ, वो आर्म सेल्स यूरोप की रोक रहे हैं। वो सही। मतलब ठीक है, ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, ये तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। और ये बात इंडिया में जब मोदी सरकार बार बार ये बात कर रही थी कि अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। अब तो जी। खैर जो हुआ है उस पर मैं बाद में आता हूं, जो पिछले 24 घंटों में हो रहा है उनके साथ। और मैं बार बार ये बात करता था कि अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, और ये बार बार ही कहते थे कि हमें अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। ये इंडिया जो है ना, मेरा ख्याल है उसमें चला गया है, वो मोदी जी जो है ना उसमें चले गए हैं। वो होता था ना स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब अगर स्टॉकहोम सिंड्रोम, पहले मैं बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम हुआ था ये 70s में, कोई 72 73 में कोई बैंक रॉबरी हुई थी। वो पकड़ के जो है वो जो रॉबर थे उन्होंने बंदों को पकड़ के तो एक अलमारी में बंद कर दिया था, लॉकर में बैंक के। सही। उसमें खवातीन भी थी, एक शायद कोई हजरत भी थे, वो हॉस्टेज बना लिया था। उसके बाद ये हुआ कि जिस बंदे ने हॉस्टेज बनाया था जी। उसी से वो जो यरगमाली थे वो उसी के, जनाब क्या कहना चाहिए, उसकी मोहब्बतों का शिकार हो गए अपने हॉस्टेज की।
ये इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है कि आपको कोई बहुत मार रहा हो, आपको यरगमाल बना ले, आपको कोई जुल्म कर रहा हो, आप उसी कहते नहीं और मारो और करो और करो। ये एक एक जहनी एक बीमारी है जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। सही। अब ये जनाब और फिर इसमें लंदन सिंड्रोम भी आता है, साइकेट्रिस्ट में एक और भी आता है वो लीमा सिंड्रोम, और ये सारे कर होता ही है कि जो जो मैंने आपको बताया ना, जो आपको जितना ज्यादा आपकी फैंटी लगा रहा होता है आप उसी के इश्क में मुब्तला होते हैं, और वो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम में है अभी तक। इसी तरह के कई यूरोप के मुल्क भी स्टॉकहोम सिंड्रोम में, उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये एक दुनिया जो है ये मल्टीपोलर दुनिया है। इस दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई दोस्तियां हो रही हैं, नए ताल्लुकात, रीसेट हो रहा है पूरा सिस्टम, ग्लोबल ऑर्डर रीसेट, लफ्ज हो रहा है रीसेट, यानी तो सेट है, दोबारा सेट हो रहा है। जी। उसकी अल्टीमेट शक्ल क्या होगी? मैं साल साल से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि पूरा सिस्टम गिरेगा, और जब सिस्टम गिरेगा तो पाकिस्तान का सिस्टम भी गिर जाएगा। ये भी मैं बताऊं आपको, सही। जमहूरियत रहेगी, जमहूरियत रहेगी। ये जी। सिस्टम जिस शक्ल में काम कर रहा है ना अभी, ये आहिस्ता 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 ऑटो करेक्ट करेगा अपने आप को दुनिया के हालात के लिहाज से। आज ये आपके सामने आ रही ना खबरें कि पाकिस्तान में रेमिटेंसीज कैसे आएंगी, सऊदी जी। अरेबिया का सिस्टम लगेगा ग्रेजुअली, लोग जो एफबीआर में आगे पीछे, ठीक है, ये सिस्टम, ये है सिस्टम। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स और सारे हमारे जो हैं, मैं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, पाकिस्तान नीड्स मैनेजर्स मोर देन पॉलिटिकल मंत्रा, जो चीज़ों को मैनेज करें, चीज़ों को ठीक करें, बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल मंत्रास पे जाएं। तो 100 से ऊपर तो हमारे पास मुस्लिम लीग हैं, आपको पता है 100 से ज़्यादा मुस्लिम लीग रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। एनीवे, सही। तो जो है ना, मैनेज चीजों को, मैनेज फॉरेन पॉलिसी कैसे देखनी है। और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मैं वही कि जब ये रीसेट हो रहा है, ग्लोबल रीसेट, तो पाकिस्तान फोर फ्रंट पे है। यानी कुछ होता है ना, चंद टीमें जो आगे खेल रही होती हैं फोर फ्रंट पे, उनमें पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्लोमेटिकली भी, और मिलिट्री, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी तो हिस्सा है ना उसका, जी। डिप्लोमेसी का एक हिस्सा तो मिलिट्री डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात क्या होते हैं, यही होते हैं ना मिलिट्री के साथ आपके। तो उसमें पाकिस्तान फोर फ्रंट पे खेल रहा है। सही। अच्छा, अब आप आ जाएं तो ये जो है वो एक तो ताइवान अंडर द बस चला गया, ठीक है। सही। एक ये है कि चाइना को, वो चाइना उनको टेक्नोलॉजी नहीं देगा, अमेरिकन यूरोप को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ठीक है जी, आप चैट जीपीटी हम भी यूज कर रहे हैं, जी। वो इंडिया भी यूज कर रहा है, लेकिन क्या जो है वो उनकी, वो मिस्टल क्यों नहीं उठ सका? यूरोप से मिस्टल भी तो आया है ना, एक जी। एलएलएम, तो मिस्टल तो नहीं उठ सका। तो क्लाउड उठा, उसके बाद जेमिनाई है, उसके बाद ये ओपन एआई है, उसके बाद बाकी सारे आ रहे हैं, लेकिन ये है कि मिस्टर यूरोप का नहीं उठ सका। हालांकि कितना बड़ा यूरोप है, जबरदस्त वहां पे लोग हैं सारे। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, इसी तरह से आप चाइना में देखें, डीप सी चाइना का तो कहां से कहां, उनके टिकटॉक के ऊपर उन्होंने चने चबा दिए, बाकी तो छोड़ दें आप, सिर्फ टिकटॉक के ऊपर उन्होंने चने चबाए हुए हैं अमेरिकन। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो कोई नहीं करेगा आने वाले अरसे में, जो टेक, अच्छा, एक तो बात ये होगी, तो जी। यूरोप को भी वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, और इंडिया तो भूल ही जाए टेक्नोलॉजी के वाले से, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मैं आपको बताऊं एक बात, हमेशा जी। ये जो पिछले 24-48 घंटों में जो 3-4, अब तो पैदल पे हो रहे हैं ना, रोज एक चीज हो रही, ये H1B वीजा, और इससे थोड़ी ही देर पहले आगे पीछे शायद एक आध घंटे का फर्क होगा, जब उन्होंने चाबहार के ऊपर से विवर्स खत्म किए। ये दोनों बातें, ये मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं कि अपने लोगों को ये बताएं। इससे ये देखें, 2003 में उस वक्त थे अटल बिहारी वाजपेयी, सही। उस वक्त वो जो है वो भारत के वजीर आजम थे, अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी साहब, जब ये मुआहिदा दस्तखत हुआ था। उसके बाद ये जो चाबहार का था, ये जी। मोदी जी के दौर का नहीं है, ये 2003 में बातचीत हुई थी। अच्छा, जी। बात क्या हो रही थी उस वक्त 2003 में? जी। पाकिस्तान एक प्रेशर में चारों तरफ से, ठीक है ना, उधर से जो है अफगानिस्तान के अंदर सारी फौजें कूद कूद गई थी, नॉर्दर्न अलायंस इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा था, इधर से वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई थी इधर, और उधर से इन्होंने फौजें लाके बिठा दी थी अपनी, हमारी मैं तो एक एक मतलब दिन मुझे याद है, पार्लियामेंट में कोई दहशतगर्दी हुई थी क्या, उसके बाद कई महीने तक एक फौज इन्होंने यहाँ लाके बिठा दी थी, एक फौज यहाँ बिठा दी थी लाके। तो ये जो पूरा अरसा था, इस दौरान जब पाकिस्तान पे एक्सट्रीम प्रेशर था, तो उस वक्त फिर ये इन्होंने डील साइन की। और देखें, ये हमेशा मैं बात कहता हूँ ना कि
अल्लाह इज द प्लानर। जी अल्लाह ताला की जी जो जात है वो ही इज द बेस्ट प्लानर, वो प्लान करती है। हम कुछ भी नहीं है कि हम प्लान किसी भी चीज को, हम अपनी जिंदगी में सांस का, सांस ये नहीं कि सांस सांस ये कि इनहेल करके तो पता नहीं एक्सहेल भी करने के हम काबिल होते हैं कि नहीं। ये उस वक्त ये था कि जी पाकिस्तान तो साइन ऑफ कर दिया ना यार, वो तो कंबोडिया बनेगा। मैंने खुद अपने कानों से ही जुमले सुने, मैं इसको बहुत दफा दोहरा चुका हूँ। जी तो ऐसा है कि इसको बाईपास करते हुए, यहाँ तो पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, हम इसको बाईपास करते हुए वो कंधाला की जो गुजरात की है, तो उससे हम ये कनेक्ट करेंगे चाबहार को, और चाबहार के साथ फिर हम अफगानिस्तान। कोई इशू नहीं है यहाँ से। हाँ, और उस वक्त ईरान में मैंने एक, जाहिर है कि इराक और फिर मैं ईरान भी गया था, और मैं इस पे शायद कुछ आगे आने वाले दिनों में बात भी करूं। तो मैंने वहाँ पे बड़ी अच्छी, उनकी बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, अहबाब हैं। तो अली लरीजानी साहब के साथ एक मुलाकात मुझे याद है आज तक, वो स्पीकर थे। तो अली लरीजानी साहब से मैं बात कर रहा था, तो मैं तो उस वक्त, लेकिन ये कि चूंकि इराक में वो अहमद शलबी और ये सारा ग्रुप बड़ा एक्टिवली यहाँ से, तो मैं उनसे, मतलब मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि जी आप पाकिस्तान आपके साथ है तो आप इस वक्त इंडिया के साथ, मतलब ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप यकीन करें कि एक मुश्किल दौर था। सही दोबारा हम उस दौर से निकल गए। अब आगे आ जाए भाई, 2016 में अब ये गए जनाब मोदी जी, 2016, जी ठीक है, 2016 में ईरान का दौरा किया। वहां जाके कौन खड़ा है साथ? अशरफ गनी खड़ा है, सही साथ खड़े हैं जनाब ये अपना मोदी जी ईरान में। और सही जाके वहां कह रहे हैं कि 500 मिलियन की हम जो है वो कर रहे हैं, हम मुआहदा कर रहे हैं आपका। और ये कर रहे हैं हम मुआहदा इसलिए कि चाबहार हमारे, तो चाबहार स्ट्रेटेजिकली, जो मैंने कल भी बात की थी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पहले गर्क किया अमेरिका ने, ठीक है, और उसके चंद घंटों के बाद ही जो है वो उन्होंने इसको खत्म किया, जो कि ये है H1B वीजा। वीजा अच्छा, H1B वीजा जो है, ये जहन में रखें कि H1B वीजा जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया, मुझे नहीं पता कि इन्होंने कैसे क्यों, ये तो बड़े दिनों से इशू चल रहा था, बड़े जी दिनों से इशू चल रहा था H1B वीजा का। और ये तो देखिए, मैं इस बात को, मैं इतने जबरदस्त उनकी टेक्नोलॉजी के लोग हैं जो इंडिया में हैं, जी और वो बहुत बहुत उनके बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत जबरदस्त उनके, उनका जो टेक्निकल जो टेक माइंड है उनका बड़ा जबरदस्त है। अब जनाब उनको आपने अपनी डिप्लोमेसी में वो सत्यानाश कर दिया पूरी सफारतकारी का। आई एम नोबडी कि मैं उनको ये सजेस्ट करूं या कुछ कहूं, मगर मैं हैरान हूं उस बात पे कि H1B वीजा को भी आपने अपने उसमें फारिग कर दिया। आपको नेपाल का भी नहीं पता, आपको चाबहार का भी नहीं पता, आपको बांग्लादेश का भी नहीं पता, आपको ये जो मार्का हक का भी नहीं पता, आपको पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का भी नहीं पता, आप मतलब कुछ पता ही नहीं है। अब वो H1B वीजा का आपको पहले आपकी तरफ से खबर आनी चाहिए थी कि वो क्या अनाउंस कर रहे हैं। आपकी आपकी एम्बेसी बैठी है, फॉरेन ऑफिस में, वो 24 घंटे का नोटिस दिया है अमेरिकन ने कि 24 घंटों में जो जहां पे है वो 24 घंटों में पहुंच जाए अमेरिका वापस। और $1 लाख, यानी एक एवरेज जो वहां पे तनख्वाह है एच जी वन बी वीजा पे जो लोग हैं, तो उनकी जो एवरेज, इंडिया के लोग ही हैं ज्यादा, ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। $1 लाख उनके पास होंगे, उनके एम्प्लॉयर, यानी जहां पर भी वो काम करते हैं, वो गारंटी देगा कि $1 लाख है तो उस वीजा के साथ दाखिल हो सकते हैं, और अमेरिकन वीजा आपका फारिग हो गया। $1 लाख, और हर साल आपको देना पड़ेगा। सही एवरेज तनख्वाह कितनी? $60,000 एक साल की। जी अब $60,000 में से आप $1 लाख देंगे सिर्फ वीजा की। और H1B वीजे के बाद ये था कि जी जब ये 90 की दहाई में स्टार्ट हुआ था, जी तो उसके साथ अब देखिए ना, 7,80,000 लोगों ने अप्लाई किया। जी तो उसमें मेजॉरिटी 1.8 का तो मिलियन का तो बैकलॉग है। और उसमें अगर आप देखें तो उसमें से 11 मिलियन जो है वो इंडिया के लोग हैं, और बाकी जो है 0.7 मिलियन बाकी लोग हैं पूरी दुनिया के। तो बड़ा H1B वीजा भी मिलना बड़ा एक मुश्किल काम होता था। और मेजॉरिटी इंडिया की थी। अप्लाई कितने लोगों ने किया? 7,80,000 लोगों ने। सात मिला कितनों को? 85,000 को। 50 अच्छा, जी तो बात ये सारी कि पहले तो वो वीजा, फिर ये कि उस वीजे के बाद आगे साथ ही उन्होंने आज अपना वो गोल्ड कार्ड, अगर हम दिखा सकें, जी व्हाइट हाउस ने वो साथ ही अपना गोल्ड कार्ड उन्होंने अमेरिका का अनाउंस कर दी है, 39 अगर हम दिखा सकें। गोल्ड कार्ड ये है कि जी आप जो है वो $1 मिलियन इन्वेस्ट करें और उसके बाद वहां पे आप गोल्ड कार्ड ले लें। अब $1 मिलियन, अच्छा $1 मिलियन ना सिर्फ ये है कि गोल्ड कार्ड लें, एक बात ध्यान में रखें, जी $1 मिलियन वहां पर लीगली होने चाहिए।
ये हवाला हुंडी के थ्रू नहीं, इधर उधर सही। बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई बंदा इंडिया से या कहीं से बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजे $1 लाख कि जी मैंने इतना पैसा कमाया है और उसमें से ये लीगली ये मैं भेज के यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक रूल बन रहे हैं ना साथ ही उसके कि जी। पैसा लीगल होना चाहिए। कितने लोग हैं भाई दुनिया में, और जिन्होंने अगर वहां पर जो पड़े हुए थे, जो ऑलरेडी H1B वीजा पे जो पहुंचे हुए थे, बड़े अच्छे लोग, टेक्निकल माइंड्स आए, टेक माइंड, उनको ले ऑफ कर रहे हैं कंपनियां, क्योंकि कंपनियों में टाइम ही नहीं। कितनी कितनी देर आप रखेंगे मुझे बताएं ना, 24 घंटों में जो पहुंच गए एयरपोर्ट पे पहुंच गया। और फ्लाइटों के इस वक्त एक जनाब जो है वो, ना कोई फ्लाइट्स मिल रही है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगले चंद घंटों में ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। अगर आपका एम्प्लॉय कहता है कि मैं इसको $1 लाख देने को तैयार हूं, तो आपका वीजा है वरना आप फारिग। अब मुझे बताएं कि अच्छा, इस पूरी सिनेरियो में साथ ही पूरे जी। यूरोप में भी जब मैं बात कर रहा हूं, ब्रसल्स में, लंदन हीथ्रो पे, बाकी जगहों पे आज सारा दिन साइबर अटैक होते रहे। किसने किया है मुझे नहीं पता, सही। साइबर अटैक्स होते रहे। और साइबर अटैक्स के नतीजे में कई फ्लाइट्स डिले हैं, कई ब्लॉक हुई हैं, हीथ्रो पे, ब्रसल्स में, रस्ते में, आगे पीछे। पाकिस्तान की जाहिर है एयर स्पेस बंद है, उनकी जो भी वो एक अलग मामला है, उसका इससे H1B वीजे से ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप देखें कितने घंटों का टाइम दिया है, कहाँ से फ्लाइट चलेंगे, कहाँ से मिलेंगे लोग। और इस जो साइबर अटैक हो रहे हैं यूरोप के एयरपोर्ट्स पे, इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, देखिए कोई एक चीज होती है ना, दो चीजें होती हैं, तीन चीज रोज ये करना, और आप पूरे मुल्क के लोग, यूनिवर्सिटीज बनी हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अच्छा जी, H1 वीजे पे लोग हैं ऐसे जो ऑलरेडी वहां पे हैं, उनको भी कौन सी कितनी कंपनियां होंगी जो उनको हर साल का $1 लाख देंगी उनके लिए, वो ले ऑफ होने जा रहे हैं लोग सारे। एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया है मोदी जी ने अपनी सरकार के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। और ये जो है ये अब मुझे नहीं पता, ये भी स्टॉकहोम सिंड्रोम, मैंने कहा ना स्टॉकहोम सिंड्रोम में है बस ये, जी ठीक डॉक्टर है ना, साहब। कि जो ज्यादा कि मतलब है कि बस वो स्टॉकहोम सिंड्रोम में ही चल रहे हैं। अच्छा, और ये रेलिवेंट है बाई स्टैंड, इतने बड़े मुल्क को, तगड़े मुल्क को इन्होंने बिल्कुल ग्लोबल चेस बोर्ड पे वो कोने में खड़े होते हैं ना कि सजा मिल रही है सारी, ठीक है ना, सब ये भी वो भी फलां भी, यूक्रेन की वॉर भी, फलां भी, जी आगे डॉक्टर साहब। पीछे दाएं बाएं सारे साइड पे कर दिए। अच्छा, आप ब्रेक ब्रेक के बाद ले आपसे लें, डिस्कस कर टाइम हो लेते रहा हैं। जी। है जी, आप ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद जरा गजा पे आते हैं, और ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और ये जो रीजन में हो रहा है सारा जी। जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है इसमें दीगर खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। क्या यह मुआहदा खलीज में नया तवाज़ुन पैदा कर सकता है, और पाकिस्तान की इसमें क्या हिकमत अमली हो सकती है? नहीं, खलीजी ममालिक इसमें आ सकते हैं, और इसमें मेरा ख्याल है तुर्किया भी आ सकता है, इसमें इजिप्ट भी आ सकता है, इसमें बाकी मुल्क भी आ सकते हैं, इंडोनेशिया भी आ सकता है। एक तो भी ये तो जो है इसका आगाज हुआ है सारे सिलसिले का। और ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म मोहब्बतें, इत्तेहाद, इसमें ईरान भी आ सकता है, इसमें सारे जो है मुल्क मेरे ख्याल से आ सकते हैं, जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रही है जी। सूरत हाल पूरे खत्ते की। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये तो आज जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने कहा है कि $6 बिलियन का मजीद असलहा वो देने जा रहे हैं इसराइल को। $6 बिलियन का के वेपन्स वो इसराइल को देने जा रहे हैं। अच्छा, और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो असलहा नेतन्याहू साथ खड़ा होकर कह रहा है कि मैं फिर इस्तेमाल करूंगा, फिर अटैक करूंगा कतर, फिर करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो ये जनाब $6 बिलियन की इस सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं इसराइल को $6 बिलियन का मजीद असला देने जा रहा हूँ। अच्छा, इसी दौरान जो है वो हमास की तरफ से जो है एक फहरिस्त उन्होंने शाये कर दी है। ये 48 उनके पास जो लोग मौजूद हैं या कमाली हमास के पास, उन्होंने उनकी लिस्ट जाहिर की है, और उस लिस्ट में उन्होंने रॉन अराद नंबर वाइज किसी यरमाली का नाम नहीं है उसमें, बल्कि नंबर उन्हें रॉन अराद के नाम से नंबर्स अलॉट करके वो एक लिस्ट उन्होंने जारी कर दी जी। है। अच्छा, ये रॉन अराद जो है ये मैं बताऊँ, ये नंबर्स जारी किए, नहीं नाम नहीं, अब नंबर जारी किए। रॉन अराद ये लेबनान में बॉम्बिंग करते हुए दो इसराइल के पायलट जो हैं 80 की दिहाई में ये
एक ब्लास्ट हो गया था खुद उस जहाज में। तो ये जो है वो नीचे फिर इनको इजेक्ट हो गए थे दोनों। सही। और उनमें से एक को तो इसराइल ने रिकवर करवा लिया, तो दूसरा जो रॉन एराद था उसके लिए बहुत बहुत कमांडो ऑपरेशंस हुए, बहुत ऑपरेशंस हुए। सही। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद उसका कुछ पूरी 80 की दिहाई गुजर गई, पूरी 90 की दिहाई गुजर गई, उसका पता नहीं चला कि वो किधर गया। और एक मरहला ऐसा आया कि अच्छा, ये जो मैंने आपको बात की है ना कि $6 बिलियन जी। का असला अमेरिका देने जा रहा है, ये मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर रहा हूँ, 21st स्लाइड अगर हम दिखा सकें। सही। यूएस प्लान 6 बिलियन न्यू आर्म्स सेल्स टू इसराइल। उस इसराइल को जो कि नेतन्याहू बार बार खुदक खुदक के कह रहा है कि जी फिर अटैक करेंगे, फिर अटैक करेंगे, फिर अटैक करेंगे खलीजी रियासतों में। अच्छा जी, तो वो जो है और 6 बिलियन का, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को वहां पर एक ये भी है कि जंगों से हमें फायदा पैसा आ रहा है तो ठीक है, यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, रोक देंगे, जिसने आना है उसे पैसे लेंगे, असला देंगे तो पैसे देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी देंगे नहीं। एस्टोनिया एस्टोनिया प्यूटिन के साथ उनकी जो भी सेटिंग्स हुई हैं वो आगे, वो जनाब भुरकस निकल गया जेलेंस्की का। जेलेंस्की फिर जा रहा है मिलने के लिए ट्रम्प से, पता नहीं क्या वहां पे बात होगी। प्रेसिडेंट उर्दुगन की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सही। जो तुर्किया के प्रेसिडेंट, उनकी जी। 25 तारीख को मीटिंग है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें देखते हैं क्या मामला है। 35 के ऊपर भी बात होगी और भी बातें होंगी काफी, तो वो गजा के ऊपर बड़ी खुल के बात करेंगे और फलस्तीनी रियासत के ऊपर। और बाकी भी 22 तारीख को अभी मंडे से बहुत बहुत एक्टिविटी शुरू हो रही है, बल्कि उससे पहले ही पूरा वीकेंड जो है ये बड़ा एक्टिव है सारा। लेकिन मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि वो हमास ने जो लिस्ट जारी की उसमें जी। वो रौना आरात करके उन्होंने नंबर्स वहाँ पे दिखाए हैं, नंबर्स अलॉट किए हैं मुख्तलिफ जो यरगमाली उनके पास मौजूद हैं। इसराइल ने जो है वो अमेरिकन से कहा है कि आप इजिप्ट से कहें कि ये जो हमारे बॉर्डर्स के पास इनका बहुत बड़ा मिलिट्री जो बिल्डअप शुरू हो गया अचानक, जी। इसको वो पीछे करें। सही। बहुत बड़ी तादाद में जो इजिप्शियन आर्मी है वो इस वक्त ये जो सिनाई पेनिनसुला है उसमें जो इसराइल के बॉर्डर्स हैं उनके पास सैटेलाइट इमेजेस में नजर आ रही है। और ये जो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जो प्रेसिडेंट सीसी हैं वो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, एनिमी का लफ्ज इस्तेमाल किया जी। था फर्स्ट टाइम इसराइल के लिए अनवर सादात के बाद। दूसरी जो बात है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो इसराइल का जो वजीर खारजा है सार करके, जी। उसने आज एक एक्स पे मैसेज डाला है, और सही। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी अजीब। एक्स पे उसने मैसेज डाला है, ट्वीट किया उसने, और उसने ट्वीट किया है, एक्स पे मैसेज डाला है, और मैसेज उसने डाला है कि जी एस्टोनिया पे। ओ भाई, तुम्हारा क्या ताल्लुक है एस्टोनिया से? तुम कहां से घुस गए यूरोप में? एस्टोनिया के में जो रशिया ने खिलाफ वर्जी की है नेटो के, उसमें रशिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ये देखें आप, एक दुनिया में ब्लॉक, इसराइल का वजीर खारजा नेटो में घुस के रशिया के अगेंस्ट बात कर रहा है, ना इसका कोई ताल्लुक है, जी। ना इनकी कोई कमांड अंडर, कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये घुस रहा है उधर क्योंकि पूरा यूरोप खड़ा हो गया है इसराइल के खिलाफ। तो अब ये यूरोप में घुस के, और रशिया ने और चाइना ने क्लियर पॉलिसी ली हुई है। ये मैं आपको, हम पहले भी इसको डिस्कस जी। करते हैं, गजा पे उनकी और फलस्तीनी रियासत पे क्लियर पॉलिसी है पुतिन और शी जिनपिंग की। जी। अब जनाब वो एक अजीब मैसेज है। मतलब मैं उस मैसेज को देख के सोच रहा, मैंने कहा ये इस बंदे ने ये कहाँ घुस रहा है, इसराइल का वजीर खारजा जी, नेटो के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है, एस्टोनिया की एयर स्पेसेस में रशिया के जहाज घुस गए हैं, इस पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मतलब है कि ये एक, आप समझें कि वो भी इस बात से परेशान है बहुत ज्यादा। पुर्तगाल ने ऐलान कर दिया कि वो भी तस्लीम करेगा फलस्तीनी रियासत को। सही। ये आइसोलेशन में जाके दोनों मुल्क, मुझे नहीं पता कि कितनी देर लगेगी ट्रम्प को कि वो इसको डंप करें। अभी तो 6 बिलियन ये असला इसको देने जा रहे हैं, यकीनन पैसे भी लेंगे उससे। और इसराइल ऐसा तो नहीं है कि पैसों के बगैर वो फ्री देने जा रहे हैं, वो दुनिया भर की एड बन गए। ताइवान को उन्होंने उठा के चटा पटा कर दिया। इंडिया के साथ देखें क्या कर रहे हैं, रोज एक सुबह दोपहर शाम। तो बात यह है कि इसमें वो अच्छा, वो अंदर घुस नहीं पा रहा।
मैंने कहा ना, इसराइल की फौज अभी तक गजा शहर में घुस नहीं पा रही, दाखिल नहीं हो पा रही। ये कहत से लोग, उनकी डेथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अंदर घुस नहीं पा रहे। ऑपरेशन करेंगे, घुसेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, लेकिन वो ट्रक वहां खड़े हैं। और जॉर्डन का बॉर्डर आज भी बंद है, क्योंकि वहां पर, और साथ ही इजिप्शियन आर्मी का बिल्डअप शुरू हो गया है। और इसमें जो अब ये जो बात पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुई है, देखें बहुत सारी चीजें सामने हैं, बहुत सारी चीजें सामने नहीं होती, लेकिन थोड़ा में मामला नहीं होते। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात या तुर्किया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि हर चीज कभी सामने जो है वो किसी तहरीरी शक्ल में, क्योंकि किसी का ख्याल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तहरीरी शक्ल में होंगे, तो वो किसी अहमकों की जन्नत पे रहता है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात क्या किसी तहरीरी शक्ल में होंगे, सवाल ही पैदा नहीं। ये वो बातें हैं जो ना बहुत से लोग जो बहुत सतही सी बातें करते हैं ना, जिनको स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई लिगत पड़त होगी, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इनके अच्छे भी नहीं समझ सकते कि जो हमारे जिन मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो किस नौइयत के हैं और क्या उनकी तारीख है। और तारीख को भी छोड़ दें, वो जो रिश्ता है ना मोहब्बतों को, वो लिखत पड़ा था, हमने देखा था, वो जी आर्टिकल 4 में यूं था, तो सेक्शन सब में ये था। ये बस बात हो गई, जितनी उतनी हो गई। जब वक्त आएगा उस वक्त क्या होगा वो दुनिया भी देखेगी, ठीक है ना, वो दुनिया देखेगी उस वक्त क्या होगा। बाकी बातें सारी सतही हैं, ठीक है। असल बात यह है कि ये मुल्क क्या, जब $6 बिलियन इसराइल को मिलने जा रहे हैं, जी। तो क्या ये मुल्क जिन जो नतनयाहू मार्को रूबियो के साथ फुदक रहा था मेंढक की तरह, कि जो है फिर अटैक करूंगा मैं, फिर अटैक करूंगा मैं, फिर कतर पे करेंगे, अब फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी रीजनल तब्दीलियां होने जा रही हैं। सही। और अल्लाह ताला इन जंगों को जल्द से जल्द खत्म करे। शी जिनपिंग और ट्रम्प की गुफ्तगू अच्छी गई, लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाइना किसी सूरत नहीं करेगा, टिकटॉक का एल्गोरिदम नहीं देगा उनको, लाइसेंस दे देगा। और बाकी ये है कि अफगानिस्तान की सॉइल का इस्तेमाल होना फिर वही दुख की बात है। लेकिन ये है कि बहरहाल देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। और इस पूरी दुनिया में इतना बड़ा जब रीसेट हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर का, तो एक पाकिस्तानी के तौर पे बहुत खुशी है और फख्र भी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फोर फ्रंट पे खेल रहा है, तकरीबन तमाम महाजों पे बहुत अच्छा खेल रहा है। और इंशाल्लाह एक होता है ना कि जो मैंने कहा 12वां खिलाड़ी भी, मोदी जी इतने बड़े मुल्क को अपने 12वें खिलाड़ी से भी स्टेडियम से ही बाहर ले गए, वो 12वां खिलाड़ी स्टेडियम में तो होता है कम से कम। तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अगला क्या उनको पंच आता है ट्रंप की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से। जी देखते हैं भारत। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।